हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे जो है आपको जो है इस पीडीएफ का, इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स और जो है करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम अपने लेक्चर की सीधे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में जो है यूएनडीपी पर चर्चा की थी, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पर चर्चा की थी, जो कि प्रोग्राम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। तो उन्हीं में से आज हम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। चलिए आज अपने लेक्चर की सीधे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसका सामान्य परिचय। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, जो विश्व पर्यावरण एजेंडा तय करता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि विश्व में सबसे बड़ी यही अथॉरिटी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये एक अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण के संबंध में जितने भी मुद्दे या इश्यूज़ होते हैं उनको रेस करता है, उनको बाहर निकालता है और जो है उन पर एक समुचित एजेंडा तय करता है, ग्लोबल एजेंडा तय करता है और सभी देश आपस में मिल बैठकर एक कंसर्न करते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है और ये इससे संबंधित जो है नियमों की अनुशंसा भी करता है। साथ ही साथ सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्यावरणीय आयाम, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस के सुसंगत प्रवर्तन, कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा देता है। दोस्तों, हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो है के जो है सतत विकास के डायमेंशन पढ़े थे। तो उनमें से आप जानते हैं पर्यावरणीय आयाम, तो उसको जो है उसकी कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सुसंगत प्रवर्तन का तात्पर्य है कि उसको जो लागू करता है वो एक सुसंगठित तरीके से उसको लागू करता है। तथा विश्व पर्यावरण के लिए एक प्राधिकृत अधिवक्ता यानी कि पर्यावरण के संबंध में ये जो है एक तरह से अथॉराइज्ड एडवोकेट, उसके बारे में सारी बातों को जो है रेस करना, सारे मुद्दों को रेस करना और उनकी वकालत करना, इस तरह से जो है ये अपनी सेवाएं देता है। इसका मुख्यालय नैरोबी तथा केन्या में है। तो यूनाइटेड नेशंस इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलनों की मेज़बानी यानी होस्टिंग करता है। तो ये जो है सारे जितने कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित होते हैं उनकी जो है ये होस्टिंग करता है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व एक कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करता है। तो मतलब वो जो कार्यक्रम होगा, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कार्यक्रम होगा, उसको इस यानी यूएनईपी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, निर्देशक, जो कार्यकारी निर्देशक है, वो इसको होस्ट करेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 95% आय राष्ट्रों के ऐच्छिक योगदान द्वारा होती है। मतलब इसका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब वो इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी देश जो है यूएनईपी को फंडिंग करेगा या फिर कितनी करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह से देश की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों एवं संस्थाओं को सम्मान दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले आपने जो है सुना होगा कि एक खबर न्यूज़ में थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया है। तो वो भी जो है यूएनईपी के द्वारा ही उन्हें प्रदान किया गया था। आप इसके बारे में जो है नेट पर समग्र जानकारी इसकी आप हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ हो गया और इससे भी पहले लोगों को दिए जाते हैं, संस्थाओं को दिए जाते हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो अब हम जानेंगे स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स। मतलब जो यूएनईपी है, इसके कार्य का स्कोप क्या है, इसके कार्य की कैटेगरी क्या क्या है। तो इसके कार्य की कैटेगरी को दोस्तों 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। ये जो है जलवायु परिवर्तन पर कार्य करता है। तो यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करना इसका दायित्व है। फिर अगला है आपदाएं एवं संघर्ष, जो डिजास्टर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे जैसे दो
जो प्राकृतिक मान लीजिए आप जैसे पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जो विभिन्न समुदाय होते हैं प्रकृति के अंदर, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे जीव जगत के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो इस तरह से जो है उनके बारे में स्टडी, और डिजास्टर्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी, पारितंत्र प्रबंधन यानी इकोसिस्टम मैनेजमेंट। तो दोस्तों एक शब्द आया है यहाँ पर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एक छोटी सी हम कॉन्सेप्ट यहीं समझ लेते हैं। तो इकोसिस्टम जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है या से स्पष्ट हो रहा है कि सिस्टम यानी कि एक तंत्र है ये। तो अब जैसे दोस्तों आप अभी हम जैसे एक तरह से हम अगर भारत के संदर्भ में लें तो जैसे हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत राष्ट्र के प्रमुख हैं, भारत राज्य के प्रमुख हैं, और उनके नीचे फिर उनकी सरकार होती है। उस सरकार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे फिर उनका जो है उनके बाद फिर मंत्रिमंडल आ जाता है, और फिर मंत्रिमंडल के बाद जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव आ जाती है। तो इस तरह से जो है एक इकोसिस्टम छोटे ऊपर से हायरार्की से लेकर नीचे पूरा मतलब पूरा एक डेवलप हो जाता है ये इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम को हम मतलब इसी पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी तरह पर्यावरण के अंतर्गत भी एक इकोसिस्टम निर्मित होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक मैदान में जो है घास होती है, और मैदान उस घास को जो है उस घास का भक्षण छोटे छोटे जीव, टिड्डी जैसे जीव उसको करते हैं। उसके बाद उन टिड्डियों को जो है उन टिड्डियों का भक्षण बड़े बड़े जो है उनको जीव खाते हैं, जैसे सर्प हो गया, मेढक हो गया खासकर, और मेढक को भी जो है फिर सर्प खाते हैं। इस तरह से सर्प को मोर खाता है, और फिर इस तरह से जो है तमाम छोटे से लेकर बड़े स्तर तक एक सिस्टम बनता है। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से ये इसका प्रबंधन करता है, उसके प्रबंधन पर कार्य करता है। फिर है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, पर्यावरणीय शासन। तो पर्यावरण को जो है किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह से उसमें कार्य करना है, इसके लिए ये जो है एक संगठन, जो इसका संगठन है वो उस पर काम करता है। फिर अगला है रसायन एवं अपशिष्ट प्रबंधन, केमिकल्स एंड वेस्ट। इसका तात्पर्य है कि जो आप जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट है। जैसे अभी आप जानते हैं कि गंगा नदी में जो है रासायनों का जो है रसायन हो चाहे वेस्ट हो के तो उनको जो है उसमें निष्कासित किया जा रहा था। तो इस तरह से नदियों में जो भी वेस्ट निष्कासित किया जाता है, रसायन निष्कासित किए जाते हैं, उन पर अध्ययन का कार्य भी इसी यूएनईपी के द्वारा किया जाता है। और फिर है संसाधन दक्षता, रिसोर्स एफिशिएंसी। तो ये भी काम करता है इस तरह के भी कि जो है संसाधन जो होते हैं पर्यावरण को एफिशिएंट यानी दक्ष बनाने के या उसको सुसंगठित बनाने के, उनको भी ये प्रमोट करता है, उनका भी संवर्धन करता है ये एक तरह से। और फिर अगला है पर्यावरणीय समीक्षा। ओवरऑल ये जो है रिव्यू भी इन्वायरमेंट का प्रतिवर्ष जो है करता रहता है। तो इस तरह से जो है ये अध्ययन करता है उसका, और जो है उस पर रिव्यू भी, समीक्षा भी करता है। फिर अगला है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ये जो है अभी हमने बताया ना कि ये समीक्षा करता है। तो इसी समीक्षा में जो है ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और उस रिपोर्ट को हम ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्गत की जाने वाली पर्यावरण पर एक श्रृंखला है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक प्रोजेक्ट की शुरुआत यूएन एजेंडा 21 की पर्यावरणीय रिपोर्ट के आधार पर हुई। तो यूएन एजेंडा 21 में जो है पर्यावरण जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यह निर्णय यूएनईपी गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया गया था। तो अब जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम है तो उसका जो है गवर्निंग काउंसिल, उसका गवर्निंग बॉडी भी होगा। तो इस तरह से यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी भी गवर्निंग काउंसिल है, जिसको हम यूएनईपी गवर्निंग काउंसिल कहते हैं। तो इसके द्वारा ये निर्णय किया गया था कि जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। तो अब तक 6 वैश्विक पर्यावरण परिणाम श्रृंखलाएं यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक सीरीज प्रकाशित की जा चुकी हैं। तो इस तरह से जो है 6 आप इनको ध्यान रखेंगे।
और ये भी ध्यान रखेंगे कि यूएन एजेंडा 21 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। फिर अगला है 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो जो अभी रिसेंट में 6वीं आई है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटकम का 6वां संस्करण यानी 6th एडिशन पर्यावरण की वर्तमान अवस्था एवं इसके अंतर्गत आने वाली चुनौतियों का स्पष्ट मूल्यांकन करता है तथा यह भी बताता है कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो ये समग्र एक जानकारी देता है और ये एक वार्षिक मतलब श्रृंखला होती है और ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है और इसमें जो है इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली ने वर्ष 1997 में पहला ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जारी किया था। तो जब ये नहीं था ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, तो उससे पहले जो है 1997 में पहला ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जारी किया गया था। तो इस तरह से ये 6वां एडिशन है। तो अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली एंड गवर्निंग काउंसिल, जो इसको रेगुलेट करती है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली पर्यावरण पर उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला एक वैश्विक संगठन है। तो इसको जो मतलब ये लीड करता है इसको यूएनईपी को। तो यह वर्तमान विश्व में महसूस किए जा रही पर्यावरण की गंभीर चुनौतियों को प्रदर्शित करता है, इनको रिवील करता है। एनवायरनमेंट असेंबली की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के विकास एवं इसकी नीतियों पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों अब यूएनईपी के बारे में आप समझ चुके हैं। फिर अगला है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की स्थापना जून 2012 में उस समय की गई थी जब सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य यूएन एनवायरनमेंट को शक्ति संपन्न एवं संशोधित करना था। तो आप समझ रहे होंगे। फिर अगला अब आपका शुरू होगा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। यह फंड यूएनएफपीए के मार्गदर्शन में कार्य करता है। तो यूएनएफपीए का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। तो इस मतलब ये जो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये कार्य करता है, बच्चों के लिए कार्य करता है। तो संयुक्त जो नए गर्भस्थ शिशु होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिलाओं तथा नए जन्म लेने वाले बच्चों तक जरूरत का सामान पहुंचाना। तो आप समझ गए होंगे कि यूएनएफपीए क्या करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। फिर अगला है आपका यूनिसेफ, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम समग्रता से जानकारी लेंगे। यूनिसेफ विश्व के उन क्षेत्रों में कार्य करता है जो वंचित बच्चों और किशोरों के लिए मुश्किल भरे होते हैं। तो जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, और जो किशोर होते हैं, किशोर हम कहते हैं बेसिकली टीनेज के बाद वाले बच्चों को, तो उनको जो है उनके लिए जो है ये कार्य करता है। यह उनके अधिकारों की टीनेज वाले ही बच्चों को किशोर कहते हैं। यह इनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। यह 190 से अधिक यानी 190 कंट्रीज से अधिक देशों में ये कार्य करता है, जिससे बच्चों की क्षमता का विकास किया जा सके। तो यूनिसेफ विश्व का सबसे वृहद वैक्सीन प्रदाता है, मतलब सबसे ज़्यादा अब इसी का कार्य ही है। तो ये जो है वैक्सीन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वैक्सीन को एक देश से दूसरे देश में भेजता है। इसके द्वारा बच्चों के लिए उनके मतलब भेजता वो भी इस आधार पे है कि जब किसी भी देश को ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है ये वैक्सीन का एक प्रदाता है। इसके द्वारा बच्चों के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल निर्माण, स्किल का निर्माण आप कह सकते हैं, माता एवं बच्चों हेतु HIV का निरोध एवं उपचार तथा किशोरों एवं बच्चों की हिंसा एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रयास किया जाता है। तो इसके ये सभी कार्य हैं कि जो है ये उत्तम स्वास्थ्य को प्रमोट करता है और पोषण को प्रमोट करता है, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता को प्रमोट करता है
और गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड स्किल कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, स्किल बिल्डिंग कह सकते हैं। और माताएं बच्चों हेतु HIV का निरोध एवं जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है उसके लिए, उसके उपचार के लिए, उसके डिटेंशन के लिए ये कार्य करता है। और जो बच्चे होते हैं जो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं उनके लिए ये एक तरह से काम करता है। शोषण का जो शिकार हो जाते हैं, वंचन का, डिप्रीवेशन का जो शिकार हो जाते हैं उनके लिए कार्य करता है। तो इस तरह से जो है ये अपना कार्य करता है और ये कार्य जो है यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ये इसकी गवर्निंग काउंसिल एक तरह से हम कह सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड यूनिसेफ की शासनात्मक इकाई है, तो गवर्निंग यूनिट है, जो अंतर सरकारी सहयोग एवं संस्थाओं का निरीक्षण एवं महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये जो बोर्ड है ये बेसिकली जो है अंतर सरकारी सहयोग तथा संस्थाओं एवं निरीक्षण एवं महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड यूनिसेफ की गतिविधियों की समीक्षा एवं इसकी नीतियों, देशी कार्यक्रमों एवं बजट को मंजूर करता है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, इसकी नीतियों, देशीय कार्यक्रमों एवं बजट को मंजूर करता है। इसमें 36 मेंबर होते हैं। यूनिसेफ द्वारा ग्लोबल एनुअल रिजल्ट्स रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शोषण एवं उनके साथ हुए दुर्व्यवहारों पर चर्चा की जाती है। तो इस तरह से ये ग्लोबल एनुअल रिपोर्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट होती है। तो दोस्तों यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है और जो है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। और आप जो है दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आप इकोनॉमी पढ़ने के लिए, आप इकोलॉजी पढ़ने के लिए, आप करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए जो है इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह चैनल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन्हें जो है फेसबुक और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इसी PDF में जो मैं आपको दूंगा, इसी में आप क्लिक करके उनके पेज पर जा सकते हैं और सीधे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।